नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार का विशेष सांकेतिक भाषा समाचार। और समाचार की शुरुआत से पहले नजर सुर्खियों पर। गृह मंत्री अमित शाह ने जयपुर में 3 नए आपराधिक कानूनों पर आयोजित राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का किया उद्घाटन। कहा, 3 नए कानूनों से समय पर सुलभ तरीके से मिलेगा न्याय। दीपावली पर स्वदेशी सामान की करें खरीदारी। दुर्गापुर में छात्रा से दुष्कर्म मामले में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के विवादित बयान को लेकर भाजपा हमलावर। भाजपा नेता शुवेंदु अधिकारी ने पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए दिया धरना। ममता बनर्जी से मांगा इस्तीफा। आईआरसीटीसी घोटाले में लालू, राबड़ी, तेजस्वी समेत 14 आरोपियों के खिलाफ धारा 420 के तहत आरोप तय। भाजपा का तंज। रविशंकर प्रसाद ने कहा, यही है इनका मॉडल। बिहार में नौकरी तो मिलेगी नहीं, छिन जाएगी तुम्हारी जमीन। गाजा शांति शिखर सम्मेलन से पहले हमास ने छोड़े 20 इजरायली बंधक। खुशी से झूम उठे इजराइल के लोग। बंधकों की रिहाई और कैदियों की अदला बदली जारी। और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की घोषणा। जोएल मुकेर, फिलिप अगियन और पीटर हॉविट को संयुक्त रूप से 2025 का मिलेगा नोबेल पुरस्कार। नवाचार संचालित आर्थिक विकास की व्याख्या करने के काम के लिए दिया गया यह पुरस्कार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राजस्थान के जयपुर में 4 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों की ग्राउंड ब्रेकिंग और 9,315 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री ने नए आपराधिक कानूनों पर प्रदर्शनी का उद्घाटन भी किया। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नए कानूनों से समय पर सुलभ तरीके से न्याय मिलेगा और साथ ही ईज ऑफ जस्टिस के लिए भी ये बड़ा परिवर्तनकारी साबित होगा। पूरे देश में कोई किसी के भी साथ अन्याय होता है तो वो कोर्ट में जाना पसंद नहीं करता है। हमारी न्यायिक व्यवस्था की छवि न्याय समय पर न मिले ऐसी बनी है। मोदी जी ने ईज ऑफ लिविंग के लिए ढेर सारे परिवर्तन किए हैं, परंतु इसके साथ ही ये कानूनों के अमल के साथ ही ईज ऑफ जस्टिस के लिए भी बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। एक 160 साल पुराने कानूनों को समाप्त कर नरेंद्र मोदी जी जो नए 3 कानून लाए हैं, इससे किसी भी एफआईआर देश भर में 2027 के बाद होगी। पूरी व्यवस्था लागू होते होते 2 साल और लगेंगे, परंतु 2027 के बाद जो भी एफआईआर होगी इसको 3 साल के अंदर ही सुप्रीम कोर्ट तक न्याय देने की व्यवस्था इस कानून से हो जाएगी। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और उनके परिजनों को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आज आईआरसीटीसी भ्रष्टाचार मामले में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव पर आरोप तय कर दिए हैं।
अदालत ने आईपीसी की धारा 420, 120(ब) और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 13(2) और 13(1)(ड) के तहत आरोप तय किए हैं। अब इस मामले में लालू, राबड़ी और तेजस्वी यादव पर केस चलेगा। अदालत ने माना कि सभी पर आरोप हैं और कोर्ट ने आरोपियों की दलीलों से असहमति जताई है। कोर्ट सभी आरोपियों की मौजूदगी में उसने अपने ये आरोप तय किए हैं। कोर्ट ने माना कि लालू प्रसाद यादव ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया और टेंडर प्रक्रिया में हस्तक्षेप किया। इस तरह से रेलवे को राजस्व का नुकसान हुआ। आईआरसीटीसी होटल भ्रष्टाचार मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और अन्य के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। इसको लेकर भाजपा ने तंज कसते हुए कहा कि कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ जो भी आरोप तय किए हैं वो बहुत ही गंभीर हैं। भाजपा प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि लालू प्रसाद यादव के शासन में चारा खाना, सरकारी संपत्ति का हेरफेर करना, जमीन दो नौकरी लो जैसे कई भ्रष्टाचार के मामलों का लंबा लेखा जोखा है। ये आरोप बहुत गंभीर हैं। ये आरोप हैं सरकारी संपत्ति के आवंटन में भ्रष्टाचार, कॉन्स्पिरेसी, डिसऑनेस्टली सरकार को निर्णय की प्रक्रिया में गड़बड़ करना इत्यादि इत्यादि। पहली कहानी तो यह है कि चले हैं तेजस्वी बाबू बिहार बदलने और 420 का आरोप तय कराकर अपने खिलाफ। 420 क्या होता है आपको तो बताने की जरूरत नहीं। धोखाधड़ी, सजा 7 साल, कॉन्स्पिरेंसी 120B। तो कौन सा बिहारा बनाने वाले हैं जब आपकी ये छवि है और आपके खिलाफ कोर्ट ने ये पाया है। इस दौरान भाजपा प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद ने लालू प्रसाद यादव के शासन में हुए तमाम घोटालों का जिक्र करते हुए सवाल किया कि आखिर लालू परिवार बिहार को कितना लूटेंगे। मैं चारा घोटाले को एक्सपोज करने वाला वकील था। लालू जी को सजा हो चुकी है। हमें लगा एक बार काफी डकार लिया चारा, अब तो ठंडा होना चाहिए ना। तो अलकतरा घोटाले का भी वही हाल है, अब उसमें भी सजा चल रही है। हमने कहा अब तो शांति होनी चाहिए, तो फिर जमीन के बदले नौकरी। हमने कहा अब भी शांति होनी चाहिए, तो रेलवे के होटल में भी भ्रष्टाचार, उसके अलॉटमेंट में। कितनी भूख है, कितना लूटेंगे लालू प्रसाद उनके परिवार। इससे बड़ा छलावा और क्या हो सकता है कि सरकारी संपत्ति को लूटना, पद पर रेलवे मंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, पद पर बैठ के उसका दुरुपयोग करके अपने जेब को भरना। भाजपा प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद ने बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की संपत्ति का ब्यौरा भी दिया, जिसमें हैरान करने वाले आंकड़े सामने आए। 2007 के बीच में, उससे उनकी उम्र कितनी रही होगी मुझे बताने की जरूरत नहीं है। उनके पास कृषि योग्य 9 भूमि थी, 9 लैंड, 3 इन पटना, 6 इन गोपालगंज। एग्रीकल्चरल लैंड 9, नॉन एग्रीकल्चरल लैंड 2, बोथ इन पटना। भाई ये 9 प्लॉट कहां से आ गया? राबड़ी जी को एग्रीकल्चरल लैंड 3 है, 2 गोपालगंज में, 1 पटना में। नॉन एग्रीकल्चर प्लॉट पटना में 4 है, कमर्शियल 1 है ऑल इन पटना, और रेजिडेंशियल 5 है। तो 5, 1, 6, 4, 10, 3, 13। राबड़ी जी करती क्या है भाई? ये सोर्स ऑफ इनकम क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के आरोपों से संबंधित दायर याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। बेंगलुरु सेंट्रल और दूसरे निर्वाचन क्षेत्रों में
राहुल गांधी की ओर से वोटर लिस्ट में हेरफेर के लगाए गए आरोपों की एसआईटी जांच को लेकर याचिका दायर की गई थी। ये याचिका वकील और कांग्रेस पार्टी के सदस्य रोहित पांडे ने दायर की थी। इस याचिका में 7 अगस्त को हुई राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी हवाला दिया गया था, जिसमें उन्होंने वोट चोरी के आरोप लगाए थे। जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने कहा कि याचिकाकर्ता चाहें तो चुनाव आयोग को ज्ञापन सौंप सकते हैं। पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर दुष्कर्म मामले में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पीड़िता पर दिए गए विवादित बयान को लेकर भाजपा हमलावर है। पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष और भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी ने दुर्गापुर के सिटी सेंटर में दुष्कर्म के खिलाफ आवाज उठाने और पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए धरना दिया। भाजपा इस मामले पर ममता बनर्जी से इस्तीफे की मांग कर रही है। भाजपा का कहना है कि तृणमूल कांग्रेस की मुखिया ममता बनर्जी पीड़िता पर दोष डाल रही है। अगर वो बुरे वक्त में महिलाओं का साथ नहीं दे सकती तो उन्हें राज्य की सत्ता अपने हाथ में लेने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। एक मेडिकल छात्रा पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सवाल उठाया कि छात्रा आधी रात को हॉस्टल से बाहर क्यों थी। ममता ने छात्राओं को देर रात बाहर न निकलने की सलाह दी थी। नेता प्रतिपक्ष और भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी ने दुर्गापुर में दुष्कर्म मामले पर गैर जिम्मेदाराना रवैया और असंवेदनशीलता का आरोप लगाया। तृणमूल हटाओ बेटी बचाओ, it is the main slogan in everywhere in Bengal. Trinamool should go, not cooperate with the victim family. Till now not hand over the medical report. They don't allow leader of opposition to talk with doctors. They blockade the Mahila Commission, Women Commission coming from Odisha. दुर्गापुर सामूहिक बलात्कार मामले में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के विवादित बयान पर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने नाराजगी जाहिर की है। सीवी आनंद बोस ने कहा कि पश्चिम बंगाल में ऐसी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं और सरकार को इस पर कड़ा रुख अपनाना होगा। Let me first go and assess the situation in the field. Then I will make my comment. Such instances are on the increase in West Bengal. This shows a degeneration in society. Government has to act firm. We will certainly take stand steps to ward off such things in future. पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में हुए सामूहिक दुष्कर्म की घटना ने राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। भाजपा ने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि मां दुर्गा के बंगाल में महिलाएं असुरक्षित हैं। भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि पीड़िता पर सवाल उठाना शर्मनाक है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि मां दुर्गा के बंगाल में महिलाएं असुरक्षित हैं। लेकिन जब स्टेट की महिला चीफ मिनिस्टर माननीय ममता बनर्जी जी संवेदनहीनता से विक्टिम शेमिंग, विक्टिम ब्लेमिंग इसका गेम खेलती हैं और स्वयं रेप की सर्वाइवर पर ही दोषारोपण करती हैं, तो ये बात दर्दनाक और शर्मनाक हो जाती है पूरे समाज के लिए। भाजपा नेता अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करते हुए लिखा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के महिलाओं को घर के अंदर रहने वाले बयान के बाद वरिष्ठ तृणमूल सांसद सौगत रॉय भी यही सलाह दोहरा रहे हैं और कह रहे हैं कि पुलिस को हर जगह तैनात नहीं किया जा सकता, तो फिर आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या का क्या मतलब है, जिसके साथ कॉलेज के लेक्चर रूम में क्रूरता की गई
उसने तो बाहर कदम भी नहीं रखा था। ये एक सरकारी कॉलेज है और इसलिए ममता बनर्जी की सीधी निगरानी में है। इसके अलावा दुर्गापुर कॉलेज में एमबीबीएस की द्वितीय वर्ष की एक दलित छात्रा रात 8 बजे भोजन करने के लिए बाहर निकली। रात 8 बजे लोगों के बाहर निकलने का एक सामान्य समय होता है। क्या तृणमूल कांग्रेस का तर्क यह है कि महिलाओं को खाना पीना, सांस लेना और यहां तक कि जीना भी बंद कर देना चाहिए क्योंकि राज्य उनकी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकता? यह कैसी मानसिकता है? ममता बनर्जी को 2026 में पद से हटा देना चाहिए। वो बंगाल की महिलाओं के लिए अभिशाप है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में इन्वेस्ट यूपी शासी निकाय की पहली बैठक हुई। इस बैठक में प्रदेश के औद्योगिक निवेश ढांचे को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन्वेस्ट उत्तर प्रदेश के पुनर्गठन प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी। मुख्यमंत्री योगी ने बताया कि नए ढांचे के तहत टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, केमिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और सर्विस सेक्टर जैसे क्षेत्रों में विशेषज्ञ सेल गठित किए जाएंगे। इसके साथ ही मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई और नई दिल्ली में सैटेलाइट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन ऑफिस स्थापित किए जाएंगे, जिनके माध्यम से घरेलू और वैश्विक निवेशकों से सीधा संवाद स्थापित कर उत्तर प्रदेश में निवेश को और प्रोत्साहित किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि नया ढांचा इन्वेस्ट यूपी को एक एकल निवेश सुविधा एजेंसी के रूप में सशक्त बनाएगा, जो न केवल निवेश आकर्षित करेगा बल्कि परियोजनाओं के क्रियान्वयन तक उनकी सक्रिय निगरानी भी सुनिश्चित करेगा। बैठक में बताया गया कि बीते कुछ वर्षों में उत्तर प्रदेश ने औद्योगिक क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। वर्ष 2024-25 में लगभग 4000 नई फैक्ट्रियां स्थापित हुई, जिससे कुल संख्या लगभग 27,000 तक पहुंच गई है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म मंत्र के सफल क्रियान्वयन से राज्य के औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र में आए सकारात्मक परिवर्तन का प्रमाण है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जन सुराज पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है। पार्टी प्रमुख प्रशांत किशोर ने 66 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की। सूची के अनुसार भागलपुर से अभयकांत झा, बड़हरिया से डॉक्टर शाहनवाज शिवहर, शिवहर से नीरज सिंह, नरकटिया से लाल बाबू यादव, कल्याणपुर से मंतोष सहनी, संदेश से राजीव रंजन सिंह, बाजपट्टी से आजम अनवर हुसैन, हरलाखी से रत्नेश्वर ठाकुर, नरपतगंज से जनार्दन यादव और इस्लामपुर से तनुजा कुमारी को उम्मीदवार बनाया गया है। गौरतलब है कि पार्टी इससे पहले 51 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर चुकी है। इस तरह अब तक कुल 117 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य रूस की यात्रा पर हैं। इसी सिलसिले में केशव प्रसाद मौर्य कालमिकिया विश्वविद्यालय पहुंचे। डायरेक्टर और कालमिकिया के संस्कृति मंत्री ने भारतीय शिष्टमंडल का स्वागत किया। आपको बता दें कि केशव प्रसाद मौर्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विशेष दूत के तौर पर भगवान गौतम बुद्ध के अवशेष लेकर रूस के कालमिकिया गणराज्य की राजधानी एलिस्टा पहुंचे हैं, जहां 7 दिनों तक बुद्ध के अवशेषों को लोगों के दर्शनार्थ रखा जाएगा। ये यात्रा भारत की वसुधैव कुटुंबकम की भावना से प्रेरित है और इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करना है। कालमिकिया विश्वविद्यालय में छात्रों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हमें जीवन में संतुलन बनाने
और बुद्ध के जीवन की शिक्षाओं को अपनाने का प्रयास करना चाहिए। हम ऐसे समय में रह रहे हैं जब हम आधुनिक तकनीक और संचार प्रणालियों पर पूरी तरह निर्भर हो गए हैं, जिनमें हमारी सोच और मन को प्रभावित करने की क्षमता है। इसमें हमारे मोबाइल फ़ोन भी शामिल हैं, जिन पर हम धीरे धीरे अत्यधिक निर्भर होते जा रहे हैं। जीवन में कार्य और निजी जीवन के बीच संतुलन बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। भगवान बुद्ध के धम्म और उनके उपदेशों की गहराई को समझने के लिए यह आवश्यक है कि आप उनके शिक्षाओं को आत्मसात करें। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आपको बता दें कि जैसा कि हमने आपको बताया कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य रूस के दौरे पर हैं। इस दौरान कालमिकिया विश्वविद्यालय के संग्रहालय का भी उन्होंने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कालमिकिया के लोगों के विकास यात्रा में किए संघर्षों की प्रशंसा की। यूनिवर्सिटी का यह म्यूजियम अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसमें इन्होंने जो संग्रह किया है उसकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम होगी। इस विश्वविद्यालय की उपलब्धि बहुत अलग प्रकार की रही है। आज यहाँ आने पे इस म्यूजियम को देखने के बाद यह ध्यान में आया कि कालमिकिया के लोग अपने इतिहास को लेकर के भी, अपने वर्तमान को लेकर के भी, अपने भविष्य को लेकर के भी बहुत जागरूक रहते हैं, बहुत सजग रहते हैं। इसके लिए इनको बधाई भी देता हूँ। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरु प्रकाश ने प्रियंक खड़गे पर निशाना साधा है। उन्होंने प्रियंक खड़गे के आरएसएस की गतिविधियों को प्रतिबंधित करने के बयान पर कहा कि उनसे प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। जब देश में कहीं आपदा आती है तो सबसे पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों की टीम पहुंचती है। देश में अगर आपदा आती है तो पहला व्यक्ति कौन होता है? वो गणवेश में स्वयंसेवक होता है जो वहां सबसे पहले पहुंचता है, फर्स्ट रिस्पॉन्डर। हमें प्रियंक खड़गे जी से, उनके पिताजी से, कांग्रेस पार्टी से संघ की निष्ठा के लिए कोई प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। वो अपना सर्टिफिकेट, अपना ये फरमान अपने साथ रखे। देश की जनता मजबूती के साथ संघ और संघ के विचारों के साथ खड़ी है। दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद की बैठक हुई। इस दौरान एस जयशंकर ने कहा कि पिछले कुछ महीनों में भारत और कनाडा के बीच संबंध ठीक हो रहे हैं। हम लगातार साझेदारी बढ़ाने, आवश्यक तंत्रों को बहाल करने और दोबारा ये सब ठीक करने के लिए काम कर रहे हैं। साथ ही विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कनान्सकीस में कनाडा के प्रधानमंत्री कार्नी के साथ बैठक के दौरान कहा था कि भारत का दृष्टिकोण सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना है। India-Canada bilateral relations have been steadily progressing in the last few months. We are working to restore and reinvigorate the mechanisms necessary to advance our partnership. As Prime Minister Modi noted during his meeting with Prime Minister Carney in Kananaskis, India's approach is to move forward with a positive mindset. रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने इकोनॉमी में 2025 का नोबेल पुरस्कार की घोषणा कर दी है। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जोएल मोकेर, फिलिप अगियन और पीटर हॉविट को मिलेगा। उन्होंने नवाचार संचालित आर्थिक विकास की व्याख्या करने
के लिए ये पुरस्कार उन्हें ये दिया जा रहा है। मौकिर ने ऐतिहासिक स्रोतों का इस्तेमाल निरंतर विकास के नए सामान्य बनने के कारणों को उजागर करने के लिए किया। अगियन और हॉविट ने निरंतर विकास के पीछे के तंत्र का अध्ययन किया। 1992 के एक लेख में उन्होंने रचनात्मक विनाश नामक एक गणितीय मॉडल तैयार किया। जब कोई नया और बेहतर उत्पाद बाजार में आता है तो पुराने उत्पाद बेचने वाली कंपनियां हार जाती हैं। और आखिरकार वो पल आ गया जिसका इंतजार बेसब्री से सभी को था। गाजा में बंधकों की रिहाई की खबर सुनते ही इजरायली लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। राजधानी तेल अवीव की सड़कों पर लोग हाथों में इजराइल का झंडा लहराते हुए जश्न मनाते हुए नजर आए। किसी की आंखों में खुशी के आंसू थे तो किसी ने अपने रिश्तेदारों से मिलने का आनंद लिया। हमास ने गाजा में बंधक बनाए गए 20 जीवित इजरायली बंधकों को सीज़फायर समझौते के तहत रिहा किया है। इसके बदले में फिलिस्तीनी कैदियों को इजराइल द्वारा रिहा किया जा रहा है। गौरतलब है कि ये युद्ध 7 अक्टूबर 2023 को शुरू हुआ था, जब हमास ने इजराइल पर बड़ा हमला किया था। 2 साल तक चले संघर्ष के बाद इजराइल और हमास के बीच संघर्ष विराम लागू हो गया है और अब बंधकों की रिहाई और कैदियों की अदला बदली जारी है। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सोमवार को इजराइल पहुंचे, जहां उन्होंने इजरायली संसद नेसेट में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की। इस दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने नेसेट में अतिथि पुस्तिका पर हस्ताक्षर भी किए। ट्रंप इसके बाद मिस्र में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में सह अध्यक्षता करेंगे। इजराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय के मुताबिक बेंजामिन नेतन्याहू इस सम्मेलन में शामिल नहीं होंगे। इस बीच फिलिस्तीनी लोग उत्तरी गाजा में अपने तबाह घरों में लौटने लगे हैं और सीमित मात्रा में मानवतावादी सहायता पहुंचनी शुरू हुई है। और इसी के साथ समाचार में अभी के लिए इतना ही। मुझे और हमारी सांकेतिक भाषा के सहयोगी शरद मुदगल को दीजिए अनुमति। नमस्कार।